हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो पहले ही तो आप हेडिंग में डाल लो 5 मार्क्स। यहाँ पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको और बताया था कौन सा वाला और एक क्वेश्चन कराया था जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। स्टार्ट में मैंने आपको कराया था कौन सा, बायो-सावर्ट का नियम, राइट। वो क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एक एम्पियर का परिपथीय नियम, एक और पढ़ेंगे अपन दो समांतर धारावाही चालक में लगने वाला बल। ठीक है, वो भी 5 मार्क्स में पूछा है। तो तीनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक के बिना टाइम वेस्ट के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि कथन क्या है। एम्पियर भाई साहब ने बोला क्या, परिपथीय नियम क्या था उनका। देखो, एम्पियर का कहना ये था, एक सेकंड का बस मुझे टाइम दो। हाँ, देखो, एम्पियर भाई साहब का ये कहना था, एम्पियर भाई साहब का ये कहना था कि किसी बंद वक्र, ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, जो इसको हम वेक्टर बी भी बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर बी से हम दर्शाते हैं, तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ओके। तो ये इसने बोला है, उसको हम फार्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मान के चलो कोई क्या है, बंद वक्र है, डायग्राम वगैरह हम बाद में बना के समझ जाएंगे क्या सीन है इसका। ठीक है, वो हम पूरा उत्पत्ति कर लेंगे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको कथन पे ध्यान देना है। कोई भी बंद वक्र है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ये, और उसका रेखीय समाकलन बोलने का मतलब होता है डी एल, वेक्टर डी एल, इसे अपन क्या बोलते हैं, रेखीय समाकलन कहते हैं, और यहाँ पे समाकलन का साइन लगाना है। ठीक है, ओके। वो क्या होता है, पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना मतलब गुणा करना है I से म्यू नॉट का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये क्या था, एम्पियर का परिपथीय नियम था, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, ये क्या बोलोगे, समाकलन बी डी एल का इंटीग्रेशन, या फिर समाकलन बोल सकते हो, समाकलन करना है बी डी एल का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी एल वेक्टर डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। ये क्या था, मेरा एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन है। ठीक है, ओके। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा थ्योरी लिखना सीखेंगे, फिर हम डायरेक्ट सूत्र की उत्पत्ति कर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो डायग्राम पर आपको ध्यान देना है खासकर अच्छे से। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, कागज़ तल के लंबवत। कागज़ तल बोलने का मतलब, मान के चलो ये हमारा जो जिस पे आप देख रहे हो स्क्रीन, वो क्या है, एक ऐसे मान के चलो ये क्या है, आपका कागज़ है। ठीक है, अब इस कागज़ तल के लंबवत बोलने का मतलब क्या है, अगर आप इसको ऐसा साइड से देख रहे हो, मान के चलो ऐसे इस ताल को, तो इसका लंबवत क्या होगा, ये होगा, ये इसका लंबवत हो जाएगा। ठीक है, ये तल हो गया कागज़ तल एक्स वाई, और इसके लंबवत मतलब ये जो रास्ता जा रहा है उसको लंबवत बोल रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, जिस पे हम लिख रहे हैं, वो क्या है, आपका तल है। इस तल के लंबवत क्या जा रही है, इस तल के लंबवत एक चालक एक्स वाई क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, ओके, हाँ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डायग्राम में बना लेंगे कि एक कागज़ तल के लंबवत एक एक्स वाई क्या है, मेरा जा रहा है। तो मान लेते हैं कागज़ तल मेरा क्या है, ऐसा है। ठीक है, अब इस कागज़ तल के लंबवत ऐसा करके एक रेखा जा रही है। ठीक है, ये ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको डायग्राम बनाने में। ठीक, ओके, हाँ। इसका नाम क्या है, एक्स वाई है, लिखा है यहाँ पे। ओके, तो एक्स वाई, ये बोल देते हैं एक्स, इसको हम बोल देते हैं वाई। ठीक, इस तार में क्या हो रहा है, इस तार में आई धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो आई धारा एक्स से वाई की तरफ प्रभावित हो रही है, तो ये हमने आई धारा ऐसा करके प्रवाहित कर दिया इसके अंदर। ओके, हाँ। आगे क्या लिखा है, माना तार से आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पाथ खींचते हैं। ओके, तो यहाँ से आर त्रिज्या का, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा त्रिज्या क्या है, आर है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, बड़े प्यार से एक वृत्तीय पाथ खींच लेते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या का हमने वृत्तीय पाथ खींच लिया। इसका जो केंद्र है उसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला, हाँ। और ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ठीक, आगे त्रिज्या को भी हमने, हाँ, त्रिज्या क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक, नाउ आगे क्या लिखा है, माना पथ पर एक बिंदु क्या है, पी है, मतलब ये जो वृत्तीय पाथ है उस पर कहीं पे क्या है, बिंदु पी है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बिंदु पी है, ये हमने बिंदु पी बना दिया। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। तब वृत्तीय पाथ का जो केंद्र है वो क्या है, ओ है, केंद्र को हमने ओ पहले से लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको पता है
ये वृत्तीय पात है, हमने बायो शॉर्ट में भी ये चीज़ किया हुआ है, और वृत्ताकार कुंडली के लिए भी हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, याद है आपको, 2 डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वहाँ हम क्या लेते थे, अल्पांश लेते थे। अल्पांश किसको बोलते हैं, अल्पांश लंबाई, मतलब DL लेते थे। वृत्तिपात वाला आपने डेरिवेशन किया होगा, नहीं किया है तो आप एक बार जाके उसको देखो, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ऑलराइट, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ये अल्पांश ले लेते हैं, इसका लंबाई क्या है, DL है, ठीक है, ओके। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे, और इसकी दिशा किधर होगी, ऐसे टेंजेंट बनाते हैं, पढ़ाया है मैंने, ओके। तो हमने ऐसे करके एक टेंजेंट बना लिया DL, ठीक है। ये हो गया छोटा सा अल्पांश, हमने वेक्टर DL यहाँ पे बना लिया। और इसकी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होते हैं, टेंजेंट होता है, मतलब ये भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ऊपर की तरफ होगा। तो इसे अपन भी क्या लिख देते हैं, वेक्टर B लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। डायग्राम में कोई भी समस्या है तो आप देख सकते हो, एक बार अच्छे से देख लो, कोई समस्या हो तो देख लो, ठीक है, हाँ, सारी चीज़ें सही हैं, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या करोगे, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हमने पढ़ा है लास्ट वाले डेरिवेशन में, राइट। वृत्तीय पथ पे हमने निकाला था ना, वृत्त के वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो हमने निकाला था, ठीक है, हाँ। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या, 2I इंटू आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो बिंदु P पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, ठीक है, निकालो, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, लिखो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई क्या होगा, R होगा, ठीक है। ये हो गया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, आगे क्या करना है, अगर मुझे संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए संपूर्ण वृद्धि पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे, रेखीय समाकलन यहाँ पे हम कर लेंगे, ओके, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, B का रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, और ये समाकलन का साइन लगा देंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, ये क्या है, ये देखो, ये वृत्तीय पथ क्या है, वक्र है, बंद वक्र है, इसलिए क्या होगा, उसका समाकलन ऐसे करके बीच में, उस बंद वक्र के समाकलन को ऐसे दर्शाते हैं, समाकलन का साइन बनाओगे और ऐसे करके गोल सर्कल बना देते हैं, ठीक है, समाकलन के साइन के ऊपर। तो ये क्या दर्शाता है, बंद वक्र के समाकलन को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ भी लगा लोगे बंद वक्र का समाकलन, रेखीय समाकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो BDL है, तो BDL का डॉट प्रोडक्ट है, ये मैंने सिखाया है, 2 वेक्टर का, मान के चलो 2 वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले चैप्टर में, ठीक है, हाँ। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट याद कर लो। इसको मैंने कैसे याद करना सिखाया है, .com www.xyz.com, ठीक है। तो .com से कॉस याद रखोगे, कॉम से कॉस, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा 2 वेक्टर, वहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा, और जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे क्या आता है, साइन होता है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो डॉट याद रखो, डॉट का कॉस होता है .com से, तो और दूसरा वाला क्या होगा, क्रॉस का साइन होगा, ठीक, इस तरह से याद रखना, ये बार बार आपको काम आएगा पूरे फिजिक्स में अभी, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, डॉट है, वेक्टर B और वेक्टर D का क्या है, वेक्टर DL का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, BDL cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, हाँ, आप लिख लेना क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लिख लेना चूँकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, आगे इधर लिख लेते हैं, चूँकि क्या है, ये जो BDL है एक ही दिशा में है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, देखो दोनों वेक्टर B भी इधर जा रहा है, वेक्टर DL भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों का टेंजेंट क्या है, सेम दिशा में है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम दिशा में है, इसका मतलब क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू देखो, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण तब बनेगा जब कुछ वो गैप रहेगा, है ना। ये देखो, ये ऐसा लाइन है और मान के चलो ये लाइन ऐसा जा रहा है और ये लाइन ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप है तभी थीटा बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वेक्टर B भी ऊपर जा रहा है और इसी के ऊपर में क्या है, वेक्टर DL जा रहा है, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, हाँ।
तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या क्या लिखोगे, चूँकि वेक्टर बी व वेक्टर डी एल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं। अब एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में है तो बाकी चीज़ें हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, थीटा की वैल्यू, ये देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन बी डी एल, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, इस कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना चूँकि कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हाँ, नाउ आगे क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, b इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई आर, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर इंटू डी एल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ये सब बाहर निकालो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा। अब ये क्या है, बंद वक्र है और वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। क्यों हुआ, चूँकि यहाँ पे लिखोगे चूँकि इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू क्या होता है मेरा, 2 पाई आर होता है, ये क्या होता है मेरा, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि थोड़ा सा छोटा हो गया, समझ जाना भावनाओं को आप, ठीक है, ओके। ये हो गया वृत्त की परिधि हो गया। चलो इधर आ जाते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, आर से आर कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ठीक है। बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई बचा, तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यही क्या है आपका अभिष्ट व्यंजक है, यहाँ पे आप लिख लेना, यही अभिष्ट व्यंजक है, मतलब अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर, देखो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई भी डाउट है आप देख लो एक बारी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी आसान था, काफ़ी इजी तरीक़ा से हमने सारी चीज़ें कर ली। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज़ करके देखो, बार रिपीट करो, एक दो बार वीडियो को नहीं समझ आया तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का, फिर आगे अपन देखेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ जाते हैं इधर, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा छोटा हो गया ना, एक सेकेंड, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। आगे ये इतना का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो इस तरह ये वाला व्यंजक भी हमारा ख़त्म हो गया है। एम्पियर का परिपथी नियम फिर से मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। चलो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।